बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने बात करनी है आज एसीसी 501 के लेसन नंबर 7 की द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हवाले से बात करनी है। प्रीवियस लेसन में मैंने इसको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हमने इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि ये नेक्स्ट लेसन ही हमारा यही है। दूसरी बात ये थी कि वहां पे वो जो चीजें वहां पे थी उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इस लेसन की है। ये लेसन एक इंपॉर्टेंट लेसन है, इवन दो आपको कभी कभार असाइनमेंट में वो ये पूछता भी है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है इसका पेपर के अंदर मिड टर्म में। ठीक है, तो उसमें बेसिकली वो कुछ चीजें देता है और कहता है जी ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाएं, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो बनाएं, फाइनेंसिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करें। अब ये तीनों चीजें, तीन नाम मैंने बोले हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं, इनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये तीनों क्या है, इनको सेपरेटली देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैश फ्लो को जरा डिटेल में मैं कम्युनिकेट कर दूं आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के दो मेथड्स हैं। एक है जी डायरेक्ट मेथड, एक है जी इनडायरेक्ट मेथड। और अगर हम स्टेटमेंट के स्टेप्स की बात करें तो इसके टोटल तीन स्टेप्स हैं। एक हमारे पास आती है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, दूसरा आता है जी इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, या कह लें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास क्या है। ऑपरेटिंग, पहले हम इसको उल्टा लेके चलते हैं। हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो जो चीजें डिस्कस कर रही हैं, बेसिकली कैश फ्लो के अंदर हमने ये बताना होता है कि कौन हमारे पास कहां से कैश आया है और कहां कैश गया है, यानी कि किस शक्ल में कैश आया और किस शक्ल में कैश हमने पे किया। अब देखें, आप सीधी सी बात है, जब आप इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं तो आप बहुत से एक्सपेंसेस, बहुत से रेवेन्यूज को आप वहां पे लिख चुके होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके एक्सपेंस रेवेन्यू सारे लिखे गए, वो क्लियर हो गया। तो हम इसका आगाज ही करते हैं नेट प्रॉफिट से। हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं, इसके बाद हम अपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करते हैं। लेकिन वो चीजें मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैंने कहा हम रिवर्स चलेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में टोटल तीन चीजें आती हैं जिनको आपने याद रखना है। एक आता है चेंज इन इक्विटी, इक्विटी में जो चेंज आया। अब इससे मुराद क्या है कि आप इक्विटी के बदले में जो कैश आपने रिसीव किया या उसमें कोई कमी आई, खैर इक्विटी में सिर्फ कैश रिसीव होता है। ठीक है, कैश इनफ्लो ऑफ अगेंस्ट इक्विटी या कैपिटल। दूसरा था कैश रिसीव्ड और पेड अगेंस्ट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ डेट। डेट की शक्ल में आपका कैश इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, यानी कि डेट में अगर इजाफा हुआ है तो कैश इनफ्लो है, डेट में कमी आ गई तो कैश आउटफ्लो है। तीसरी चीज आ जाती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड पे करते हैं तो ये तीन, वन टू थ्री, ये टोटल तीन चीजें हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती हैं। इनमें से कोई भी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने उठा के फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देनी। फिर आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक है कि फिक्स एसेट में, दूसरा इन्वेस्टमेंट है, तीसरा था डिविडेंड रिसीव्ड। यहां पे तीन चीजें आ गई कि आपने कोई एसेट सेल किया है तो उसके बदले में आपका कैश इनफ्लो होगा जब एसेट सेल करेंगे, और अगर आपने एसेट परचेज किया तो आपका कैश आउटफ्लो होगा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट सेल की है तो कैश इनफ्लो हो जाएगा, और डिविडेंड रिसीव में कैश इनफ्लो है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, कैश इनफ्लो को हम पॉजिटिव लिखते हैं और कैश आउटफ्लो को हम नेगेटिव फिगर के साथ लिखते हैं।
टोटल ये भी 3 चीजें हो गई। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन में मिलता है वो हर तमाम चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, और यही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास डायरेक्ट मेथड की शक्ल में आती हैं और इनडायरेक्ट मेथड की शक्ल में आती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ इनडायरेक्ट नहीं लिखा, इनडायरेक्ट मेथड, यही चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो। अब इसमें क्या आएगा कि बल्कि इसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्रीज इन करंट एसेट्स। पिछले साल की निस्बत इस साल करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। अगर हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे तो वो दैट इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो, तो हम उसको नेगेटिव फिगर लिखते हैं, वो कैश आउटफ्लो कंसिडर होता है। अब ये डिक्रीज भी हो गए करंट एसेट्स, तो ये पॉजिटिव फिगर आएगी, कैश इनफ्लो आएगा, ये इनफ्लो कहलाएगा। फिर इसी तरह इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो सकते हैं, ये पॉजिटिव आएगा। और अगर आपके करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुई हैं तो ये नेगेटिव फिगर आएगी। क्यों, कैसे? अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो मतलब क्या है, आपके फर्स्ट करें क्रेडिटर्स हैं, आप उसमें कमी आई है तो उसका मतलब है आपने पेमेंट की है, तो जब पेमेंट किया है तो वो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। जितना भी कैश पे होगा वो आउटफ्लो कहलाएगा, कैश रिसीव होगा तो इनफ्लो कहलाएगा। ये आप इस सूरत में अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं तो ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है। लेकिन आप डायरेक्टली लिखते हैं जी मुझे कितना कैश क्रेडिटर से आया, मुझे कितना कैश इन्वेंट्री से सेल करके आया, मुझे कितना कैश डायरेक्टर्स ने पे किया, कहाँ कहाँ से कैश आया एग्जैक्टली। जब वैल्यूज फिगर्स लिखते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड होता है, और डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, ज्यादातर इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, अब हम वापस हैं हैंडआउट्स पे, बहुत सी बातें डिस्कस कर चुके हैं हम। देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है, और ये हमारी नेक्स्ट आ जाए जी, ये इनकम स्टेटमेंट है। तो आगे चलते हैं जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेशन नेट इनकम हमारे पास आ गई। ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, और डेफर्ड टैक्सेस, ये दोनों नॉन कैश आइटम्स है, ये एड बैक होती है। देखें जो पॉजिटिव फिगर होगी वो इनफ्लो या एड बैक हो रही है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने इनकम स्टेटमेंट माइनस की थी, लेकिन उसका कैश से ताल्लुक नहीं है। जो भी नॉन कैश आइटम होगी वो वापसी हमें, चूंकि हम इनकम स्टेटमेंट में माइनस कर चुके होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एड बैक करनी होती है। उसके बाद चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए जी अकाउंट रिसीवेबल्स में इजाफा हुआ, ये इंक्रीज हुआ तो नेगेटिव फिगर, ये देखें। इंक्रीज इन करंट एसेट्स नेगेटिव फिगर, ये देखें जी। इन्वेंट्रीज में डिक्रीज आया, ये पॉजिटिव फिगर है। अकाउंट्स पेएबल, अब मैं ये दिखा देता हूँ आपको बैलेंस शीट में जाके। बैलेंस शीट ये देखिए, अकाउंट रिसीवेबल्स में इजाफा हुआ है, ठीक है, और इन्वेंट्री में कमी हुई है। जो एसेट करंट एसेट डिक्रीज होंगे तो पॉजिटिव, इंक्रीज हो गए तो नेगेटिव, यही हमें यहां दिखाना होता है। अब ये सारी की सारी आपकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपने अकाउंट्स पेएबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, जो जो भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में चेंजिंग आई है वो सारी यहाँ लिख के टोटल कर लिया, हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी टोटल 3 है, एक सेल और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और तीसरा डिविडेंड रिसीव्ड। मैंने ये तीनों, ये एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये पहले से मेंशन की हुई है। फिर आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें भी टोटल 3 चीजें हैं। एक डेट देखें, रिटायरमेंट ऑफ डेट और प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सेल्स। एक डेट की पेमेंट की है और दूसरा डेट जो है नया हमने रिसीव किया, ये इनफ्लो हो गया। डिविडेंड पेड है, और तीसरा रीपरचेज ऑफ स्टॉक है, और प्रोसीड्स ऑफ न्यू स्टॉक है। ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। 3 चीजें फाइनेंसिंग में, 3 इन्वेस्टिंग में, और बाकी ऑपरेटिंग में जितनी भी है। ये टोटल आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, पूरी की पूरी इसने यहां बना के आपको दिखा दी है, कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात बल्कि जरूरत नहीं है नेक्स्ट चीजों की। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉमन साइज एनालिसिस, ये इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।